ठीक है, शुरू करें ना। जी सर। अच्छा, सबसे पहले ना कल कुछ क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल राइट। कल के क्वेश्चंस तो अभी चैट पे नहीं होंगे ना, तो चैट डिलीट हो जाती है शायद कॉल के बाद। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ मुझे जो याद है। पहला था राउटर के बारे में। व्हाट इज राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट वर्सेस फॉर चाइल्ड। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा था कि हीरो आईडी के चेंज प्रोपेगेट नहीं हो रहे थे। और कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं सर, मैंने सेंड कर दिया वैसे दोबारा। मैं देख लेता हूँ। मोर अबाउट दिस। अच्छा, पैरा मैप पे डिस्कशन करना है। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग व्हेन वी ट्राई टू एक्सेस हीरो विद द अपडेटेड। चलो ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ना कुछ डिबगर्स लगाते हैं सबसे पहले। एंड टू बी ट्रू मैंने अभी देखने लगे हम, इससे पहले मुझे भी टाइम नहीं मिला था। सो सबसे पहला डिबगर हम लगाते हैं इसके कंस्ट्रक्टर में, विच इज़ दिस सर्विस। ठीक है। और फिर ओके, एंड अनदर वी वांट टू डू अ चेंज, राइट। हमें जो हीरो सर्विस है उसको सिंगलटन बनाना वापस से, है ना। यस सर। ओके, सो आई हैव टू डिलीट इट फ्रॉम here. Okay, and also in this component. So now that hero service is back to a singleton because it is provided only in the root provider. So all of these guys, hero details and a heroes list, they are going to have the same instance of that service. Okay, so let me put a debugger here. Okay, uh, let's see. ओके, सो वन थिंग टू नोटिस, अभी तक ना कुछ भी रेंडर नहीं हुआ है और एप्लीकेशन जस्ट स्टार्ट हुई है। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो हीरो सर्विस का इंस्टेंस बन जाता है। दिस इज़ बिकॉज जैसे ही पहला रेफरेंस हीरो सर्विस का मिलेगा ना, तो एंगुलर मेक्स अ कॉल, मीन्स एंगुलर क्रिएट्स दिस सर्विस एंड कैशेज इट इनसाइड द मेमोरी। ठीक है। एक चीज़ बस मुझे चेक करनी है, हमने किसी और लेवल पे तो इसको नहीं किया ना रजिस्टर। ठीक है, या नहीं किया। तो अभी इसका कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ है। सो द फर्स्ट थिंग आई आई नीड टू चेक इज कि इसका कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं हो। ओके, सो अभी मैं दूसरे कंपोनेंट पे आया हूँ पर हीरो सर्विस का कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं हुआ, इसका मतलब इसका इंस्टेंस दोबारा नहीं बना। वापस हीरो पे आया हूँ तब भी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। दिस दिस अश्योर्स कि हीरो सर्विस इज अ सिंगलटन, इसका मतलब दोनों के पास सेम ही इंस्टेंस है। ठीक है, तो ओके। असाइनमेंट्स। Okay. So now I have to hero details. Okay, नहीं है, यहाँ पे
हीरो डिटेल्स कंपोनेंट, और यहाँ पे हीरो डॉट नेम इज़ द मॉडल, ओके, एंड चेंज पे हम क्या कर रहे हैं, मैसेज सर्विस में ऐड कर रहे हैं बस, ठीक है। और ये हीरो इसको मिलता है यहाँ से get, okay, all right, so reason for this not getting updated is that every time we go to that screen we are making an API call, okay। अभी अभी थोड़ा बहुत मैं समझ गया हूँ क्या हो रहा है। देखो क्या हुआ, जब मैं इस स्क्रीन पे आया ना, तो पहले मैं इस स्क्रीन से बाहर जाता हूँ। नाउ इफ आई कम बैक टू दिस स्क्रीन, सो सी देयर इज अ नेटवर्क कॉल गोइंग ऑन, ओके। सो व्हाट इज़ मिसलीडिंग हेयर इज़, हम ना वो यूज़ नहीं कर रहे हैं जो स्टैटिक डेटा हमने लिखा था सर्विस के अंदर। आई वॉज अज्यूमिंग दैट वी आर यूजिंग दिस लिस्ट ऑफ हीरोज, बट वी आर नॉट। That list of heroes is actually not a list of heroes, it is a list of repositories from Jorav's GitHub repo, okay। तो यहाँ पे दो मैंने वो लिस्ट डिलीट कर दी है, सॉरी, दो मैंने वो लिस्ट डिलीट कर दी है यहाँ पे, बट वेयर आर वी गेटिंग दोज हीरोज फ्रॉम इज दिस API। और लेकिन सर जब इशू आ रहा था तब हम एपीआई वाले कंसेप्ट पे नहीं थे, अच्छा, तब सो हमने ओके, स्टैटिक डेटा ही रखा था। ठीक है, तो राइट। लेट मी कन्वर्ट दिस ऑल्सो। सो आई रिटर्न, लिखा है क्या हमने, हाँ, यहाँ लिखा हुआ। So this should take care of that. ID was so let me convert this one to one. अच्छा, so get heroes is fine now, और जो find heroes है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं फिर। Get hero with the ID, so I'll say this dot heroes dot find h dot id equals id, and I'll return an observable of this thing, okay। So now we are back to that static list of heroes. Now let's see what we are referring to here. अभी मैं इसकी ID 12 कर देता हूँ, ठीक है। So if I do this, तो यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, so it is working as intended। अभी यहाँ पे भी ID 12 आ रही है, and that is fetching the hero, it is working correctly। इसको सर हम यूआरएल में डायरेक्टली आईडी से एक्सेस करें तो हाँ हाँ चलेगा ना। राउट क्या था, heroes 2, okay, let me change it once। अच्छा, ओ ओके, दैट इज़ अनदर इशू। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। अभी क्या हुआ, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हो रही है, बट जब आप यूआरएल में कभी भी कुछ चेंज करते हो ना, तो ओके, लेट मी शो दिस वे। मैं सपोज इसको 12 की जगह ना 22 कर देता हूँ, ठीक है। आई गो बैक, कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं हुई। आई क्लिक ऑन दिस, कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं हुई, ठीक है। बट आई नो देर इज वन हीरो विद द ID 1, है ना। सो इफ आई हिट एंटर हेयर, so see the entire application has reloaded. This main.js, which has the core of the application, it is loaded again, and when that is loaded again, the entire application is bootstrapped once again. So that is why if you change the ID of a hero and directly put something in the URL, the application is refreshed,
and due to that refresh all the data which was in memory is lost now. Okay sir, got it. ठीक है. सो अगर आप वो नहीं करते हो, रिफ्रेश नहीं करते हो, तब चलता रहेगा. अगर आप रिफ्रेश कर देते हो तो क्योंकि वो डेटा मेमोरी में मेंटेन्ड था इसलिए वो नहीं चला. ठीक है. सो दिस वाज वन क्वेश्चन. अदर क्वेश्चन वाज, let me undo everything which we have done. Okay. So now the question is something about this param map. ओके. सो अगर मैं राउट की बात करता हूँ ना, तो राउट के ऊपर हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन. देखो क्या होता है कि अब एक सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा क्या है. सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये है कि जब भी वैल्यू चेंज होगी ना तो मुझे एक नई वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. I didn't understand that. ओके ठीक है. देखा, ये सब क्लिप करना पड़ता है वीडियो अपलोड करने से पहले. अच्छा. सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इसको राउट के जो पैरामीटर्स हैं ना उनको सब्सक्राइब कर लो. जब भी कोई राउट पैरामीटर चेंज होगा तो मुझे अपडेटेड वैल्यू दे देना. अब मैं ये तब करना चाहता हूँ जब एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हुई और राउट पैरामीटर चेंज हो गया. आई विल शो यू एन एग्जांपल. सपोज देयर इज़ अ फंक्शन विच इज़ change hero id. ठीक है. and let's say I am passing in an id here, and then I use the I need the router instance here. This is another service which we have not talked of yet. This service is used to navigate through screens. And here I'll say I want to keep on the current directory, means I am referring to directory as the path, and this navigation is relative to the current route. ठीक है. And another thing I want to say is, अच्छा नहीं, यहाँ पे मुझे आईडी भी देनी है ना, कॉमा आईडी. Okay. So what I am saying is I want to remain relative to this. नहीं, एक डायरेक्टरी ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी वी आर एट heroes/22. तो अगर मैं एक लेवल ऊपर जाऊंगा तो आई विल गो टू हीरोज एंड देन आई एम सेइंग अपेंड 22 आफ्टर दैट. ठीक है. वॉट एवर द आई डी इज, so which is relative to this route. Okay. And let me have a text box there in the HTML. So let's see. 22 पे तो कुछ नहीं है. Let's say 1 पे भी कुछ नहीं. अभी सर हमने अंडू कर ओके. दिया था ना सर. अच्छा ओके फाइन. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक आध कोई वो कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है. लेट मी गो हियर एंड व्हाट आई वांट इज कि मैं बस यहाँ पे चेंज करूँ, कहीं क्लिक करूँ, एंड आई गेट द अपडेटेड आईडी. सो यू सी
जैसे ही मैंने आईडी चेंज की एक नेटवर्क रिक्वेस्ट चली गई है एंड दैट नेटवर्क रिक्वेस्ट हैज़ रिफ्रेश्ड द हीरो. सो व्हाट हैपेंड इज मैंने इसको सब्सक्राइब कर रखा है. ठीक है. एंड इफ़ यू नोटिस हियर इफ आई क्लियर दिस थिंग, लेट मी गो बैक. अच्छा, ओके कोई नहीं. इस पे जैसे ही मैं आईडी डालता हूँ और बार क्लिक करता हूँ चेंज इवेंट फायर होता है पर पूरी एप्लीकेशन रीलोड नहीं होती है ना. बट आई एम गेटिंग एन इवेंट एमिटेड ऑन hero details component, here inside here. Let me show you that. मैं किसी एक पे जाता हूँ. So this is the first time that event got triggered. It has the ID bookstore assignment. ठीक है. उसने डेटा फेच किया, यहाँ पे डाल दिया. अभी मैं एक नई आईडी डालता हूँ and then I click outside and this event is again emitted with the new value now. And it says this time the ID is COVID India React, and it will again make an API call, fetch that hero, and then update this property on the class, which currently has bookstore assignment, which will convert to something else now. Okay, so it has updated. So what is happening behind the scenes is, and if I see the network tab, there was just this API call, not the entire application refreshed. Okay. So what is the benefit of observables at this point is कि ये ना वो पूरी एप्लीकेशन को रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा मेरे को राउट पैरामीटर को चेंज को ट्रैक करने के लिए. आई कैन सब्सक्राइब टू दोज चेंजेस विद दिस पैरम मैप. ठीक है. And whenever the parameter changes I get an updated object which has that properties which have changed. Is it clear? No? Sounds like No, no. sir. हाँ. नहीं पता चला तो दोबारा बात कर लेते हैं इसके बारे में. जी सर, थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए दोबारा. हाँ ठीक है. अच्छा, सपोज कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है. ठीक है. ठीक है. आई हैव नॉट सब्सक्राइब टू द पैरम मैप. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से this dot route dot there is a property called snapshot dot params map dot get id. So इस टाइम पे क्या हुआ, मैंने इसको ये बोला है कि तुम ऐसा करना कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना इसका, तो उस टाइम पे राउट में देखना कि पैरामीटर्स में आईडी की वैल्यू जो भी पड़ी है ना उसके बेसिस पे एक हीरो फैच कर लो और उसको यहाँ पे डाल देना. ठीक है. मेक सेंस टिल हियर? ठीक है. यस सर. अच्छा, स्नैपशॉट इज व्हाट, इसका मैंने इस टाइम पे जो स्टेट है ना राउट की वो गेट कर लिया. मैंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने उसकी करंट वैल्यू गेट कर ली है. दैट इज स्नैपशॉट प्रॉपर्टी डूइंग फॉर अस. ठीक है. आई कुड सब्सक्राइब द चेंजेस बट एट दिस पॉइंट आई एम नॉट सब्सक्राइबिंग टू इट, आई एम जस्ट रीडिंग आउट द वैल्यूज. ओके. So let's see how is this thing different from the one which we had previously written. और मैं यहाँ पे एक चेक लगा लेता हूँ that if id exists then only do this. ठीक है. And I want to bring that thing back. यहाँ कर लेते हैं फटाफट से ना. dot heroes dot find इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, आईडी उसका okay. And okay, so this will simplify things for us. Okay, so no hero with that. Okay, alright. तो अभी हमारे पास हीरोज़ की लिस्ट है
and if I click on any of these, so at this point, this snapshot.params map has a params property which has an ID of 2. Okay, so it will get that hero and put it here, as simple as that. Now if I change it to 4 and click outside, nothing is going to happen, though the URL has changed, but I am not able to get this event to load the heroes again. Okay, I'll again show this. Instead of 4, if I write 5, click outside, this event is occurring, change hero ID. It has a value 5 now, and see on the URL currently it is 4, and after the statement is executed, the URL has changed, but that event is not available to me to react on that. ठीक है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था पैरामीटर्स के चेंजेस को. सो नाउ इन ऑर्डर टू गेट दिस ID 5, आई नीड टू रिफ्रेश द स्क्रीन. ठीक है, तो अभी जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, उस टाइम पे मुझे पता चलेगा अच्छा URL में ID 5 है. ठीक है, so it will load that hero, but if I want to change it at runtime, it won't give me an event that the ID has changed. So this is if I use the snapshot. Here, if I use the snapshot, this is the behavior, but instead if I subscribe to the params and I am not using the snapshot, and here if I say params.get, okay, so now I have subscribed to the change in the parameters, and every time the parameter changes, I'll be notified through this subscription. और इसके अंदर ये कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा जब भी पैरामीटर चेंज होगा. Okay, so currently it is 4, but if I go here and type 1, click outside, first this guy is going to execute, it will change the URL, and once the URL is changed, this event is emitted which has the ID 1 now, and it is now going to fetch the hero. Okay, so it has updated it. Does it make sense? Yes, sir. Achha. So this is a bit about params map. I'll write down the other syntax also which we just wrote. This, let me copy it from here. So हमने यहाँ पे लिखा था this dot route dot snapshot. If I want to get the current snapshot of this route, then it has params map, and on the map I am saying get ID. अच्छा, अभी params property भी है इसके अंदर एक. If I want to simply say params.id, params.id, I can use that also. But it is, I think this one is also deprecated. Let me see. There is a params property here, which I suppose is deprecated. No? Okay. So in the previous version it was deprecated. I don't know if params map is now deprecated. I'm not sure what these guys are doing. Okay. All right. So the only difference in params and param map is, on params I get the complete object on which I can specify any property and I'll get that. On params map, I get an object which is of type params map. If you see the type of the params, it is params map, param map. And on param map, I can use this get function to get the value. Okay. So it is just based on what suits you. Both work the same. There is no programmatic difference. This particular thing is not going to refresh anytime the parameters change, and this guy will update every time the parameter has changed. So there, as we have this params and param map, similarly we also have query params. ठीक है, एक URL के parameters हो सकते हैं और query parameters भी हो सकते हैं. So let me show that. यहाँ पे if I type query param, so we have query params map, query param map and query params. ये भी हमारे पास, अगर मेरे को query params को watch करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, and then here also if I say
क्वेरी पैरम मैप, ठीक है। तो अभी ये क्वेरी पैरम्स को वॉच कर रहा है, और यहाँ पे सपोज मैं कह देता हूँ नेम, एंड लेट्स से आई विल कंसोल लॉग द नेम। नहीं, दिस गाय आई वांट टू कमेंट आउट फॉर नाउ, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू टेल कि स्नैपशॉट के ऊपर भी हम क्वेरी पैरम्स को यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर आई एम subscribing to the query params, and from there I am looking out for a query param which has name as its key, and whatever the value of that key is, I'll console log that. Okay, so when I am changing this URL here, I'll update the query param to some random string. Say query params name math dot random times 1000, जो भी इसकी वैल्यू आए इसको आईडी के साथ जोड़ दो, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर, ओके, एंड आई वांट टू कंसोल लॉग दैट। अच्छा, तो अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अनडिफाइंड नल प्रिंट हुआ है ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, क्योंकि अभी नेम क्वेरी पैरम में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट इफ आई चेंज दिस एंड हिट दिस अगेन, तो यहाँ पे पैरम्स में मुझे ID 2 मिली है जो कि मैंने चेंज की थी, और अच्छा क्वेरी पैरम आया नहीं क्या? Why is that? route dot query param map dot subscribe, अच्छा let's see, पता नहीं। okay, so पैरम्स के अंदर नेम की प्रॉपर्टी है, दैट इज दिस क्वेरी पैरम्स, लिखा तो सही है, ओके ओके। सो नाउ इट इज फायरिंग, पता नहीं पहले क्या हुआ था इसको। Okay, let me check the console. So it has a random number there. Now if I say 2, it should, okay, so it is again firing, and this time it has another number. So basically I am also subscribing to the query parameter, ठीक है। so I am subscribing to two of them now, parameters को मैंने अलग से subscribe कर लिया और query params को मैंने अलग से subscribe कर लिया, ठीक है। so if I check the console, it is going to give me random values every time I change it, okay, make sense? Okay, so this is about means this route activated route service, which has param map, params, query param map, and query params. Okay, and then we have the snapshot, which is the current state of the route. If we use this one, we are not going to get the updated values, but if we subscribe to the changes of these maps, then we'll get the updated values every time. Okay. So does this answer all your questions, or something is left now? Let me Yes, see. sir. Okay, yeah, fine. So okay, so today we are going to work on that application which we started yesterday. I still need to start it. ng serve app. Okay, I'm not going to start the API for now. We'll talk about the API in means coming lectures, but for today we'll be writing the login screen which we started yesterday. Okay, and let's make it as good as we can.
So I am going to include this material library also in this project. uh, and that is pretty straightforward. Uh, okay, so to do that, what I need to do is I need to go to the uh, apps folder and then app. Okay, let me try here. Ng add at angular slash material. Okay. I could run this on the root also, but I'm not sure since this is NX workspace. I'm not sure how it is going to treat it. I just want to see where it is going to create the files. So it has done some changes to the Angular JSON. Those are just formatting changes. Nothing much has changed here. Okay, yeah, nothing much. And those who have not worked on Angular material before, so this is a very neat library which has just the required components. No, like it does not overflow your application with a lot of stuff. It only brings in those things which you require in the application. This is kind of a UI library. Some people here don't like it, but means we can use any design library, basically component library. It does not have to be specifically Angular material. It can be any library. But what these library is going to help us with is it'll reduce our effort to write all these styles, right? So if I want to make something like a toggle button, like this one, uh, either I have to make it by hand or I can use something pre-built, right? Checkboxes, default checkboxes in HTML does not look any good. So we can use this pre-built components. They have nice animations going on, and all of that stuff is already available. So that is why we are using it. Okay, so these components you can take a look on these. So these are pretty good. Okay, there is a library out there called I think NGX Bootstrap. Some people use this one also. For some reason, I don't know. I personally don't like this library. But it also is written in Angular, and it is also following the same rules which Angular material follows. This is more of Bootstrap. It all looks like Bootstrap, uh, and has all the components which are there in Bootstrap. So it is just jQuery replaced with Angular. Okay. And one of the reasons I prefer Angular material is the team which is working on Angular is the same team responsible for working on material. So both these get increments parallelly. If there is a new version for Angular, there will be a new version for Angular material also. So they are always in sync. But we cannot assure that sync between this NGX Bootstrap and the Angular version. Okay. So this is kind of consistent with the main framework we are using. So that is one of the reasons I prefer this. Okay, so it is asking me which theme I want. I'll say I want a custom theme, and I'll show you what I mean by that. Set up browser animations, yes. Okay, so what Angular has, this material has two options. One is either I can use a pre-built theme like Bootstrap compiled CSS. The other option is I can build my own theme. I can define my
color palettes and all of that stuff. That gives me flexibility to change the pre-built themes. Like there are four pre-built themes if we look here. One is this deep purple and amber, and then indigo and pink, this one, and another one is this. And if I go to this guide section and go to this theming, so they have given those pre-built themes here. Okay, so we can use any of these and it will start to look like that. But if I want to define my custom theme, then there is now the CLI also has that. Previously it did not have that setting. But previously, like what we used to do is we used to copy all this code and put it somewhere in the application. Now the CLI takes care of that. Anyone still awake? जाग रहा है कोई या सभी सो गए? यस सर. ठीक है, दो जने जाग रहे हैं. यस 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 यस. Okay. So we can also create this multi theme setup. यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से अगर आपको एक मल्टी थीम सेटअप बनाना है इस तरह का, जहाँ पे मैं थीम के ड्रॉप डाउन में कुछ चेंज करता हूँ तो एप्लीकेशन की थीम चेंज हो जाती है एंड आई डोंट इवन हैव टू रिफ्रेश द एप्लीकेशन. सो ऑल दैट इज डॉक्यूमेंटेड हियर. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कैन रीड इट. ठीक है, और भी काफ़ी कुछ लिखा है इस पर. सो आई विल नॉट गो इन टू दैट डिटेल. आई एम जस्ट going to work on this one now. So let me see. App style.scss. Oh great, it has done the right stuff. Okay, so अभी क्या किया इसने? It has brought in some stuff which was there in the documentation. तो CLI ने already वो सब मेरे लिए लिख दिया है जो कि I was saying I had to copy otherwise. ठीक है, so this all is written here and it has set two palettes for me. One is indigo, the other one is pink. This is primary palette, this is secondary palette, this is the Vaughan palette, and this thing is creating the theme for me. Okay, so I want to change these colors. Okay, so what do I do now? So when this material thing came up, Google created a lot of palettes. Let me show those. Material palette. I think this is the one. Okay, so these are all the colors which we can use while creating that theme setup. Now suppose for the primary color I want this teal. Okay, so all I need to do is I need to go here in the app primary and I want to say matte teal. Okay, which is the color of this the name of this color. And for the secondary color, suppose I want to use this amber. Okay, I'll say amber, and I don't want to specify this argument for now. Okay, so let it take the defaults. For the warning color, suppose I want to use deep orange, so I'll say instead of red I'll say deep orange, and then the theme which gets created now will have these colors. So let me show that how it works. We had previously used the button from Bootstrap. Okay, that was I think in dashboard. No. App component, no. Login, no. Anywhere, yeah, it was here. So let's instead, I want to import a module from the material library whose name is matte button module. Okay, so this has all the code which is required to use the button.
Okay, so I have imported this module from Angular Material, right? So this module, since this is available now, I can use the components which are defined inside this. So I want to create a primary button. For that I have to say primary mat button, or let's say mat raised button, and I want to say the color is going to be primary. Okay, let's see how it looks like. Okay, I have not started the application yet. ng sub app port 4400, because 4200 is already used by the other application. Okay, so let me open the application, localhost 4400, and on login. So I have this primary button which has the color of teal, right? And if I try the secondary button, which in material is called ascent, okay, so it has this amber color. And if I use warm, so let me create all of these. Okay, all right. So this is the primary button from Bootstrap. This one is from Material, or means all three of them. Okay. So now what I want is, I want my application to be consistent between Bootstrap and Material. Okay. I want to use the same palettes which are being used for Material, and I want to use those for the Bootstrap also. Okay, so this is very easy if we know how to change Bootstrap. Okay, we have already discussed it yesterday, so let me do that. All right. So in order to do that, what I'll do first is, I'll create a file here inside SAS folder. I'll call it theme.scss. Okay, I'll paste this code here, right? And then I'll import this import the theme file. Okay, so now I have everything defined in the theme inside the Bootstrap overrides, and then I have already imported Bootstrap overrides here, and after that Bootstrap will load. So everything is in sequence now. Okay, so all I need to do here is, in the theme colors, I want to define primary, and the color I want to use for this is, there's a function in SCSS that is called map get. It takes in a map, which in our case is app primary, and that variable is defined in the theme file app primary. Okay, and I want to get the default value for this. Okay, so the default value, I'll talk about this in some time, and I want to add some colors here. So primary dark is not an option in Bootstrap by default. Okay, so I'll say darker, and I want to use the primary light version also. For that I'll say lighter. Okay, and with all of this, I want to create this setup for the secondary one also.
Control D, no. Control D, secondary, and for this guy I want to use the ascent variable which is defined here in the theme file, that is called app ascent. Okay, and then we have danger. So if I talk about colors in Bootstrap, okay, if I go to this theming section, so it will show me all the colors which are available here, right? This, yeah. So we have primary, secondary, success, danger, warning, info, and dark, light and dark. Okay. So I want to override primary, secondary, then I want to also override danger for now. Okay, danger, and for danger I want to use the warn palette. Okay, so now with just this change, if I go to the application, so both the buttons from Bootstrap and Material, they are of the same color. So this primary button and this primary button, they are kind of similar. It's just some paddings around this which are different slightly. But what I want to demonstrate here is the colors are consistent between Material and Bootstrap now. Okay, does this make sense? Yes, sir. And sir, bootstrap में भी raised वाला option use कर सकते हैं जैसे हाँ, बाकी बिल्कुल button बिल्कुल कर सकते हैं. So जो भी इसके अंदर है आप उसको exactly यूज़ कर सकते हो जैसा उसमें लिखा हुआ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में. So these are all the buttons which you can use from Bootstrap. These are by default raised. और अगर आपको raised नहीं चाहिए then you just need to specify btn there. Let me create a button, default button, and this is how we create a default button. Just add a class called btn, so it won't be raised but it is still a button. Okay, and if I want to say it has class text primary, so now it has that text of primary, but it has this pointer when I hover on that because it is the style of a button. Now what we have done here is has achieved something more than both Bootstrap and Material. So by default, in Bootstrap we do not have a class called btn primary dark. Okay, let me delete this one for now. But since our setup, in our setup, we defined a variable called primary dark. So we have, and we also have a primary light. Same is for secondary and warn. Okay, so this one is primary light, this is primary dark, this one is primary, and the same is true for all of these. So basically we have increased the colors in our theme. Now we have more colors which Bootstrap provides us by default. Okay. All right. So I think I'll stop here. This discussion was more of how to set up the application for your design libraries. It is kind of done now. We have both the required libraries, Bootstrap and Material, in our application. So from tomorrow onwards, we'll start to write the UI, and we'll be requiring these. And why I took this session on Bootstrap is I wanted to set up the color palettes and all that in a way so that I can show you how we can utilize this functionality and reduce the amount of change required for any kind of changes in the future. Now suppose for instance at this point I have suppose I have created the entire application. Okay, and now the product owner tells me
that the primary color does not have to be this teal color, it has to be blue. Okay, so if I was not using these classes or those variables, and I was using the color codes all around the application, so I would have to go find all those color codes and then change them. But if I am using a setup which looks like this, all I have to do is I need to go to the theme file, and here I want to just change this from teal to blue, or maybe indigo. Okay, so if I do this, so you will see both Bootstrap and Material, they both will change their colors. Okay, so now both of them have reflected the thing. सर मेरा एक वैसे क्वेश्चन था। हाँ जी। तो क्या आपको इसे 2 से 3 डिजाइन लाइब्रेरीज यूज करनी चाहिए किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट में? देखो ऐसा है कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द डिज़ाइन लाइब्रेरी इज प्रोवाइडिंग यू। मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर से ना पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करी है। इफ़ यू नोटिस, इफ़ आई गो टू दैट स्टाइल CSS, I have just imported the SAS files for the bootstrap. The jQuery stuff and all that is not included in it. So anything which is available through CSS into bootstrap is available to us. Anything which is functionality driven out of jQuery is not available. And bootstrap is one of the libraries which has a lot of helper functions which we can utilize. So it makes my development process a bit easy and faster. So in that sense, I would recommend using it. If you are considering it based on cost, just adding this one, if you compare it, I think it is not more than like 80 KBs or so. बट सर जब पावर ब्लॉग्स पढ़ते हैं ना तो वो ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको डिजाइन लाइब्रेरी अगर यूज करना ही है तो एटलीस्ट 1 या 2 मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको अगर वो राय देते हैं, सजेशन देते हैं कि आप एक ही लाइब्रेरी को यूज करो, और अगर आपको कुछ बनाना है या कुछ नया डिजाइन चाहिए तो ऑलवेज आप उसको खुद बना सकते हो। या दूसरी लाइब्रेरी से आप सिंगल बटन को इंपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल, परफॉर्मेंस इशू सिर्फ काफी जंक केसेस हमारे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स में होती हैं जो कि लाइक 70-60-70% यूज भी नहीं हो रही होती हैं। हाँ, दैट इज, देखो ऐसा है कि आई माई सेल्फ आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एप्लीकेशन रन टाइम, कि उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, उसको उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, वो जल्दी से लोड होती है या नहीं होती है, फर्स्ट पेंट कितनी देर बाद हो जाता है। आई जनरली मॉनिटर दोज थिंग्स ऑन माई एप्लीकेशंस। अब क्या है कि अगर तो मेरे को ग्रिड सिस्टम खुद से लिखना पड़े, मुझे जो जितने भी ये हेल्पर यूटिलिटीज़ बूटस्ट्रैप देती है, इट्स नॉट दैट मैं वो लिख नहीं सकता हूँ, बट अगर मैं वो लिखता हूँ हर बार तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉस्ट टू मी, टाइम लगेगा मेरा उसमें, ठीक है। ये मुझे रेडिली वो सब चीज़ें दे देगा, एंड देन इट हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्पर यूटिलिटीज़ विच आई माइट नॉट नो हाउ टू राइट देम, ठीक है। जैसे ही मैं कोई कलर इसको बताता हूँ ना, तो ये उसके ऊपर ना ये शेडो भी देने लगता है, ठीक है। अगर यही चीज़ मुझे करनी हो एंड दैट इज़ जेनरिक, आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू दैट, राइट। क्योंकि ये जो भी कलर कोड है ना उसको पढ़ता है और उसके बेसिस पे कुछ इसकी कॉम्प्यूटेशंस हैं जिसके साथ ये शेडो का जो कलर, मतलब होवर का जो कलर है ना, कंप्यूट करता है ये, ठीक है। So those are the things which I won't be able to do. So in such stuff, using it won't harm. And then when I am using Material, so if I talk a bit about Angular, how it works is, तुम जो मॉड्यूल को import करोगे ना, और उसमें से जो चीज़ें यूज़ करोगे बिल्ट कोड में वही जाती हैं। अगर मान लो मैंने मटीरियल लाइब्रेरी यूज़ करी है और उसमें से सिर्फ बटन ही यूज़ किया मैंने, और उसके अंदर 50 कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ नहीं किया, तो फाइनल कोड में वो नहीं जाएंगे। दिस इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज, देर आर टूल्स राइट नाउ विच आर अवेलेबल टू अस विच कैन tree shake the CSS also. Any CSS which I am not using in the application will be tree shaken and will be removed out of the build code. If someone has worked on Jamstack, or at least know what Jamstack is, in Angular there is a project called Scully for Jamstack, and it has a very nice extension
what that does is it reshakes all the non-required CSS out of the application, and the final built code does not have that. ठीक है. Similar things are also available for Webpack. Okay, sir. ठीक है. So I also do not recommend many libraries in an application. Okay, sir. Thank you. ठीक है. Yeah, that's it. Any other questions? I consider it a no. I think सर नहीं है किसी क्वेश्चन. ठीक है. चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं. Okay, thank you, sir.